दफा तो सबकी बॉडी के सर पीसीज हुए थे और उनकी जो एक टांग थी वो तीसरे दिन मिली थी। और जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हो गया। एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति न मिल जाए जो टेरर व्यक्ति से। जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, कितना बदला है, किस हद तक बदला है? क्या सिर्फ फिजा बदली है या पॉलिसियां भी बदली हैं? अगर बदली है तो उसके बाद क्या कुछ बदला है? कई सवाल हैं जो अक्सर जिन पर चर्चा होती है, सवाल जवाब होते हैं, बहस मुबाहिसे होते हैं। लेकिन एक बात है कि जो पॉलिसी कहीं ना कहीं पहले उनके लिए ज्यादा थी जो टेरर से जुड़े होते थे, किसी तरह का लिंक था, हथियार छोड़ दिया था, फिर उसके बाद उनका थोड़ा मशकूक रद्द-ए-अमल रहा, कोई सही रास्ते पर रहा, कोई फिर भटक गया। लेकिन अब जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में बार बार जो तब्दीली हुई है आर्टिकल 370 के हटने के बाद, या जो पिछले 10 सालों में यह महसूस किया जा रहा है कि जो आतंकवाद या दहशतगर्दी मुतासरा जो लोग थे, जो लोग सीधे सीधे उसके विक्टिम थे, उनकी शायद कहीं बहुत ज्यादा पूछगछ नहीं हो पा रही थी, खैर खैरियत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत इन पर ज्यादा फोकस है, आतंकवाद पर सख्ती है, लेकिन जो आतंकवाद पीड़ित लोग थे उनके परिवारों के साथ नरमी है, उनकी खैर खैरियत ली जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, उनके घर के फर्द को नौकरियां दी जा रही हैं। यह एक बदलाव है। लेकिन क्या जितना हुआ वो काफी है या अभी और बहुत कुछ करना है? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। ये दफा तो सबकी बॉडी के सर पीसीज हुए थे और उनकी जो एक टांग थी वो तीसरे दिन मिली थी। और जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हो गया। एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति न मिल जाए जो टेरर व्यक्ति से। तो आज भी ऐसे एक कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने बहुत ही साफ शब्दों में एक बात कहती है कि आतंक पीड़ितों यानी दहशतगर्दी से मुतासरा जो लोग हैं, चाहे वो दूर दराज कहीं रहते हो, शहर में रहते हो, उनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाएगा। सभी दहशतगर्दी के वाकयात की जांच होगी। बचे हुए सभी आतंकी भी जल्द ही उनका सफाया कर दिया जाएगा। यानी दो चीजें बिल्कुल साफ है, जैसे मैंने पहले कहा इब्तिदाइया में कि आतंक या आतंकवाद के खिलाफ सख्ती, और जो आतंकवाद पीड़ित हैं, जो मुतासरा है, उनके साथ नरमी, उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाने की भरपूर कोशिश। तो ये दरअसल ये कोशिश कहां से शुरू हुई, कैसे इसमें ये पैराडाइम चेंज आया और ये चेंज किस तरह की तब्दीली अब आगे लेकर आ रहा है, इसकी बहुत ज्यादा तफसील के साथ हम पूरी रिपोर्ट भी आपको देते हैं, चर्चा करते हैं इस पर बिना वक्त गंवाए। हमारे साथ जो खास पैनल आज मौजूद है उनमें डॉक्टर SP वैद शामिल हैं। डॉक्टर SP वैद फॉर्मर DGP है। डॉक्टर वैद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं वजाहत फारूक भट्ट, अब से कुछ देर में हमारे साथ हो गए, सोशल एक्टिविस्ट है और चेयरमैन है सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के। इसके अलावा PDP से सीनियर लीडर तौसीफ शाह हमारे साथ होंगे और न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सोढ़ी जी, मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आना चाहता हूं, थोड़ा सा आप हमें सिर्फ ये ब्रीफ कर दें कि दरअसल ये जो पैराडाइम चेंज है और ये जो आज ये एक सिलसिले की एक कड़ी थी, आज फिर से जब अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए, थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दे, बता दें, फिर मैं डॉक्टर SP साहब से इसकी पूरी तफसील आगे लेता हूं। सोढ़ी साहब। देखिए विशाल, जिस तरह से आपने ये कहा कि एक पॉलिसी शिफ्ट है, हमने वो पॉलिसीज भी देखी हैं जब हीलिंग टच और रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज के नाम पर आतंकवादियों, उनके रिश्तेदारों को फैसिलिटीज दी जाती थी, सरकारी नौकरियां दी जाती थी, और ये लालच, देखिए ये लालच दी जाती थी कि आप पहले तो वेपन उठाइए, फिर वेपन छोड़िए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपके अकाउंट में एक्स अमाउंट जो है वो आ जाएगा। बेसिकली जो आतंकवाद के विक्टिम थे, रियल विक्टिम, जिनके घर जला दिए गए, जिनके परिवार वालों को सरेआम गोलियों से छन्नी कर दिया गया, उन्हें कोई नहीं पूछता था।
जब से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद शुरू हुआ 1989 से, आप देख लीजिए, वो विक्टिम, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो या कश्मीरी मुस्लिम हो, जिन्हें मारा गया, उनके घर वालों को बेघर कर दिया गया, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। पहली बार इस प्रशासन ने ये डिसीजन लिया है कि वो लोग जो रियल विक्टिम है आतंकवाद के, उन्हें जॉब दी जाएंगी। अगर आपको याद होगा, पहले सईद सलाउद्दीन के बच्चे सरकारी नौकरी उन्हें मिलती थी, कई ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें सरकारी नौकरियां मिलती थी। लेकिन अब जो रियल विक्टिम है, आज जैसे 41 के करीब उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गई जिनके रिश्तेदार को, किसी के मां को, किसी के बाप को आतंकवादियों ने मारा है, आज पहली बार उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। देखिए, ये जो पॉलिसी शिफ्ट हमने देखा, ये 2019 से पहले नहीं था। 2019 के बाद ये शिफ्ट हुआ है। पहले तो जितने भी व्हाइट कॉलर आतंकवादी थे, जो सरकारी सैलरियां ले रहे थे, जैसे मैंने बात की आतंकवादी सईद सलाउद्दीन के बेटे की, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, उन्हें नौकरी से निकाला गया। सईद अली शाह गिलानी के रिश्तेदारों को नौकरियां दी जाती थी जो पाकिस्तान का गुण गा रहे थे, लेकिन अब उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। ये देखिए, जुलाई से ये प्रोसेस चल रहा है। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो रियल विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, और आज उन्हें जो जॉब्स की अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो जम्मू कश्मीर में आया है, और यही नया जम्मू कश्मीर है। जी विशाल जी। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एस.सी. वैद साहब हैं। जैसे मैंने पहले बताया, डॉक्टर एस.सी. वैद साहब, आप अपनी आवाज अगर सुन पा रहे हो, मेरा सवाल सीधा ये होगा कि जो अभी बात हो रही है कि हीलिंग टच, लेकिन शायद उसका कहीं ना कहीं ये असर हुआ कि जो दहशतगर्द से या दहशतगर्दी से, आतंकवाद से मुंसलिक लोग थे, उनको ही उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता चला गया। लेकिन जो मुतासरा लोग हैं, जो प्रभावित खानदान थे, जिनका घर का कोई शख्स दहशतगर्दी की वजह से चला गया, उसकी जान चली गई, उनके ऊपर, उनके बारे में देख रेख या उनकी कफालत या उनके नौकरी देना, इसके तरफ तवज्जो कम थी। आप इस चेंज को कैसे देख रहे हैं? कितना ये बदलाव ला पाया है, कितना इसमें जरूरत अभी और बाकी है? विशाल, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार जी, सत श्री अकाल। देखिए, ऐसा है, पिछले 35 सालों में बहुत बदलाव होते हुए देखे हमने, और अगर आपको बताऊं, हमने 90s में देखा तो उस वक्त जो विक्टिम होते थे उनको कोई पूछता नहीं था। उस वक्त कोई सरकारी पॉलिसी भी नहीं होती थी, क्योंकि नया नया दौर था, सरकार ने अभी क्लियर पॉलिसी नहीं एस्टैब्लिश की थी, और बहुत सारे लोग इस जो टेररिज्म का जो समय था, पहले 8, 10, 15 साल में बहुत सफर किया दुनिया ने, और पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर घाटी में तो बहुत ज्यादा इसकी किलिंग्स भी हुई, और उनको जो सही उनको वार्म मिलना चाहिए था, उनके जख्मों में जो वार्म लगना चाहिए था वो नहीं लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पॉलिटिकल एक स्लोगन भी बना, मुझे याद है, हीलिंग टच पॉलिसी। मुफ्ती साहब जब 2002 की इलेक्शन लड़े तो एक हीलिंग टच पॉलिसी लाई कि जो लोग सरकार की पॉलिसियों से नाराज होकर भड़क गए हैं और टेरर गन उठाई है, तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई, जिसका मैं भी हिस्सा रहा उन दिनों। किस तरह से टेररिस्टों को सरेंडर करने के लिए इनकरेज किया जाए, और जो करता था उसके अकाउंट में पैसा, एक टाइम पे ये डिसाइड किया गया था 1.5 लाख रुपया उसके अकाउंट में जाएगा, उसको हर महीने 2,000 या 2,500 जो भी अमाउंट था वो दिया जाएगा। जो वेपन और उसके साथ जो एमिनिशन है उसको भी पैसे उसके हिसाब से दिए जाते थे। एक वो भी समय देखा। लेकिन ये फिर उन्हीं सरकारों में ऐसे ऑर्डर भी निकाले गए जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स को ऑथोराइज किया गया कि जो भी विक्टिम्स हैं, जो टेररिज्म में मारा जाता है, उसको एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। लेकिन वो लोग बेचारे दर बदर धक्के खाते थे। बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स ने उनको, जो जेन्युइन थे, उनको अपॉइंटमेंट्स भी दी। उनके नेचुरली घर में एक आदमी को जॉब मिलने से फिर वो परिवार को एक इकोनॉमिक हालात बेटर होते जाते हैं जी, और एक बहुत बड़ा उसको रिलीफ मिलता था, परिवार को सपोर्ट मिलती। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर आदमी को मिल पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग दफ्तरों के धक्के और चक्रों में
फंस जाते थे और उनको अपॉइंटमेंट सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने में दिक्कत होती थी और उनको जॉब नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब जो फोकस है, ये जो एलजी साहब ने कहा, वो वाकई ही फोकस जो है ये एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कि जो विक्टिम है टेररिज्म के, चाहे वो 90 में है, चाहे वो 2000 में है या 2010 के बाद, और आज जो भी विक्टिम, जैसे अभी आज ही जो दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर, वो मैंने सुना जो रियासी बस पर अटैक हुआ था उनमें कुछ लोगों को दिए गए। तो ये जो एक फोकस शिफ्ट हुआ है कि टेररिस्टों के बजाय हम वेलकम, उनको ज्यादा वार्म लगाने की जरूरत है जख्मों में जो लोग इसके विक्टिम रहे हैं। और एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, फोकस गवर्नमेंट का अब इस पर है। और जो लोग गलत इस्तेमाल करके सरकार में, जैसे सलाउद्दीन का बेटा की बात तजिंदर कर रहे थे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर जो सरकार में बैठ के टेररिस्टों के साथ मिले हुए थे, उनको निकाला गया। आपने देखा 75 लोगों को गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस किया गया। तो इसी तरह एक पॉलिसी शिफ्ट आया है। जी वैसे मैं एक छोटा सा आपका और रिमार्क्स लेना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी शिफ्ट है, क्या ये एक अब कह सकते हैं कि ये एक सीरीज जैसा था, एक कॉन्टिन्यूटी का था कि पहले ये होगा फिर ये होगा? क्या उस पॉलिसी जो आप बताया कि जिसका हिस्सा आप भी थे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जब हो रहा था, वाज दैट नीडेड दैट टाइम? क्या उसको अभी की पॉलिसी की जैसे उस वक्त की पॉलिसी लाई जा सकती थी? देखिए, ऐसा है कि उस वक्त उसकी भी जरूरत थी क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट थे। तो हम चाहते थे कि जितने टेररिस्ट सरेंडर कर जाएं उतने पाकिस्तान की गिरफ्त से निकल जाते हैं। तो उनको एक ऑफर दी गई, उनको लाया गया। हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी नहीं रही है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो उसमें सरेंडर जो करता था उसके फिर फैमिली को टारगेट किया जाता था या उसको वो किया जाता था। बहुत सारों को इवन जॉब ऑफर किए गए, जैसे तजिंदर बोल रहे थे। और वो बहुत पॉलिसी के खिलाफ था कि क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, अगर आपने पुलिस कांस्टेबल भी बनाना है पुलिस में, तो उसके लिए आप जरूरी है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन एक टेररिस्ट की कैसे होगी? तो बहुत सारे केसेस इसमें दिक्कतें आती थी। वो आप एक टेररिस्ट को जॉब कैसे, लेकिन कुछ लोगों को जॉब मिले, ये डिनाई नहीं किया जा सकता। बट ये जो बात सही है कि ज्यादा फोकस हमारा, हम जो विक्टिम रहे हैं ये जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये जो कोविड वॉर लॉन्च की है, इसमें हजारों की तादाद में लोग इसके विक्टिम रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि इनके जख्मों को सहलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अब उस पर फोकस है, जैसा आपने कहा, को जो रह गए उनको जॉब दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वजाहत फारूक भट्ट भी जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि चेयरमैन है सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के। और तौसीफ शाह भी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, बारी-बारी से उनके पास भी जाएंगे। तो वजाहत साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपने कैसे देखा, जो कि आपका सीधा नाता ग्राउंड पर लोगों से है, आपने न जाने सैकड़ों ऐसी फैमिलीज, ऐसे मुतासर खानदानों से मुलाकात की होगी, रिस्पॉन्स क्या है? किस तरह का ये पॉलिसी शिफ्ट जो है वो चेंज ला रहा है और एक खुद एतमादी पैदा कर रहा है उन लोगों में जिनके बारे में जो लोग पहले दफातर का चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन उनकी सुख उस तरह से कोई जो है सुधरने वाला नहीं था? थैंक यू सो मच सर। एम आई ऑडिबल सर? बिल्कुल सर, पहली बात है कि दैट एज फॉर्मर डीजीपी एसपी वेद सर अभी बता रहे थे कि ये पॉलिसी पहले से ही इस पे काम चल रहा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि सर फ्रॉम लास्ट 6 years वी आर वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव एंड वी हैव सीन दैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास डिग्निटी नहीं थी, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी। एंड पीपल एज अ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में इनको एज अ आई कैन से दैट एक टोटली आइसोलेटेड थर्ड ग्रेड एज सिटीजन माना जाता था। ना कोई इनकी एक्सेप्टेंस थी, ना कोई इनका वैल्यू था। और जितने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 14,000 कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है कि जो डायरेक्टली टेररिज्म के शिकार हुए हैं, ना इनके पास कोई ऐसे कोई जब हीलिंग टच पॉलिसी की बात करते कि ना किसी ने इनकी बात सुनी आज तक, ना इनके पास कोई आया, ना किसी ने आने दिया। पहली बार फ्रॉम लास्ट 3 decades हमने देखा कि दैट पहली बार द हेड ऑफ द स्टेट इनके पास जा रहा है और इनसे बात कर रहा है। और पहली बात जो खिताब इनको मिलता था, जो यहाँ के टेररिस्ट को खिताब मिलता था मुजाहिद का, और इनके जो असल में जो शहादा थे कश्मीर के, उनको मुखबिर के नाम से जाना जाता। आज वो शिफ्ट चेंज हो गया। आज के कश्मीर में, आज के नए जम्मू कश्मीर में जो असल में जो शहादा कश्मीर है, उनको खिताब मिलता है कि वो शहादा है।
और जो दहशतगर्द है उनको दहशतगर्द की नजर से देखा जाता है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑनरेबल जो हमारे जो एलजी साहब है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके जितने भी जो ऑफिशियल्स है। एंड रही बात हमारी ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं सर, एंड फ्रॉम लास्ट 3 मंथ से जिस तरह से हमने जो ग्राउंड जीरो पे काम किया, जो टेरर विक्टिम फैमिली से बात की है, जो यहाँ के डिसेबल जो डेथ बेड पे बैठे हैं उनसे जब बात की, देन दे एश्योर्ड दैट कि दैट पहली बार उनको यह लगा था कि जो उनके घर वालों ने जान दी है वो फजूल दी है, बट पहली बार उनको लगा कि कोई ऐसा लीडर आया है, कोई ऐसा रहबर आया है जिनकी वजह से इनको लग रहा है कि जो उनका जो किसी का भाई, किसी का बाप जिसने जान दी है, कि वो लग रहा है कि दैट असल में वो शहोदा, उनका वो इंपॉर्टेंस आज मिली उस फैमिली को। नहीं, हमारे घर में अगर किसी ने जान दी है वो सही में दी है। बिल्कुल। तो ये एक बदलाव है, और इस पर मैं, क्योंकि कोई भी मामला पिछले जो अब अभी हम जिस पॉलिसी यानी हीली टंग पॉलिसी की बात कर रहे थे, वो भी उस वक्त की सरकारों ने जो पॉलिसी लाई थी। अभी जो पॉलिसी है, खासतौर से एलजी मनोज सिन्हा इसको लेकर के कई बार ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है जिसमें उन्होंने कभी 50, कभी 40, कभी 20 लोगों को नौकरियां यानी नकुलनामा दिया है। हमारे साथ मौजूद है तौसीफ शाह, सीनियर लीडर पीडीपी के। तौसीफ साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? ये तब्दीली जो है किस नौयत की है? इसे आप क्या कहेंगे कि ये होना था, पहले नहीं हो पाया, अब हो रहा है, या पहले हुआ, कम हुआ, अब ज्यादा हो रहा है? हाउ डू यू रीड दिस? नहीं, देखिए, मैं नवासुफ साहब, मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा, ये एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया गवर्नमेंट ने। ये जितने भी हमारे यहाँ पे जो भी टेररिस्ट के जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं, ये एक बहुत अच्छा स्टैंड है। दिस इज अ वेलकम स्टैंड, वी स्टैंड, वी रियली होल हार्टेडली वी वेलकम इट। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे पैनलिस्ट थे, वेद साहब ने बहुत अच्छी बातें की। ही वाज वेरी, मैं उनके सपोर्ट में बात करता हूँ। ही सेड वेरी मच राइट थिंग्स। बट एक और हमारे पैनलिस्ट जो वजाहत साहब हैं, तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये किस बात पर ये कह रहे हैं कि उनकी इज्जत नहीं थी, उन्हें थर्ड रेट माना जाता था। भाई, हमारे पास तो ऐसा, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ, मैंने किसी को थर्ड रेट नहीं माना है, मैं ना यहाँ की पब्लिक ने माना है। इट सीम्स दैट ही इज ट्राइंग टू प्लीजिंग समवन। तो ये डिबेट आप एक थोड़ा इंडिपेंडेंट डिबेट रखिए। इसमें ये मत कीजिए कि आप अपना इसमें कुछ डालना चाहते हैं। आप पूरे कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं ये बोल के किसी को कश्मीर को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ के कुछ सियासतदान को बदनाम कर रहे कि जो यहाँ के दहशतगर्दों के फ्यूनरल सेलिब्रेट करते थे। आपकी गवर्नमेंट 2016 में थी, 15 में थी, एंड इट्स यू पीपल अंडर योर लीडरशिप पीपल आर सेलिब्रेटिंग द फ्यूनरल्स ऑफ टेररिस्ट। So don't accuse me, don't defame me. अब मुझे we have a proof. I'm a student and I can tell you, I can give hundreds of proof. So Okay, एक मिनट, बड़ा देखिए मौजू बड़ा हसास है और किसी की मदद की बात हो रही है। वजाहत फारूक भट्ट साहब, मैं चाहूंगा कि 2015, what we did in 2016, that had a reason, that had a political reason which you cannot understand, which maybe Mr. Ved can understand. That had a political. You are very young to say these statements right now. Let me be very straightforward to you. You are very young to say these statements. So एक चीज चाहिए होती है जब आपको दिमाग में पब्लिक का सेंटिमेंट भी रखना होता है। डू यू रिमेंबर यहां पर जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी, यहां पर वो एक बहुत बड़ा मास रेप केस हुआ था, एंड दैट इज स्टिल नॉट अनअर्थ। वो उस पर कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। जो वहां के विक्टिम्स हैं, हमारी ये कोशिश है कि जितने भी यहाँ के विक्टिम्स हैं, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी विक्टिम है, इरेस्पेक्टिव जो मिलिटेंसी से हिट हुए हैं, उन सब के साथ यही सलूक होना चाहिए। उन सबका सेटलमेंट होना चाहिए, बिकॉज दे वर द लूजर्स। उन्होंने अपनी जिंदगी लॉस की है। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। एक सवाल मैं थोड़ा सा आपको रोक करके पूछना चाहता हूं। अगर आप अभी भी ये कह रहे हैं कि जो टेरर विक्टिम है, जो विक्टिम्स है, उनका इस तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए, इसका मतलब हुआ नहीं। इट शोज दैट ये नहीं हो पाया, या उस हद तक नहीं हो पाया। तो सवाल तो यही है ना कि पिछली की सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? बिकॉज जैसे वेद साहब ने अभी बिल्कुल बहुत मुनासिब उन्होंने बताया कि उनकी सबसे पहले जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी वो पुलिस वेरिफिकेशन होती थी। वो अगर आज की डेट में भी आप देखेंगे, अगर आपको एक नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए, अगर मैं भी पासपोर्ट लेने जाऊंगा तो मेरी भी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। तो अगर कोई रिश्तेदार भी मेरा मिलिट्री निकल आएगा, शायद थोड़ा सा डिले हो जाए मेरा पासपोर्ट। तो अब अगर मेरा भाई या बहन या बहुत नजदीकी रिश्तेदार मेरा अगर मिलिटेंट रह चुका है कोई, तो बिल्कुल भी मुझे पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वहां पर वो चीजें वो हमारी गवर्नमेंट ने भी की थी। 2016 में भी हमने ये कोशिश की थी कि जितने भी
जो जितने भी जी जम्मू कश्मीर के जितने भी पुलिसमैन थे जो शहीद हुए हैं, एंटी मिलिटेंसी जितने भी ऑपरेशंस हुए थे, हमने भी उनको जॉब्स दिए हैं। बट देयर आर सम पीपल जो नॉर्मल लोग थे, पर दे समहाउ उनकी फैमिली से, देखिए एक फैमिली है श्रीनगर में, एक भाई पुलिस में है, दूसरा भाई निकल गया मिलिटेंट बनने के लिए। यू कैन नॉट स्टॉप बोथ ऑफ देम। दोनों की अपनी आइडियोलॉजी है जी। एक हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है, दूसरा उसके खिलाफ लड़ रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं आप? उसको जबरदस्ती समझा नहीं सकते ना। ठीक है। दरअसल बात इसीलिए भी जो तेजस्वी सिंह सोढी ने पहले बताया कि कुछ पॉलिसीज का, जो एसपी वैद साहब ने भी इस बात को कहा कि पॉलिसीज का दैट टाइम कुछ फायदा हुआ, लेकिन उसका कुछ मिसयूज भी हुआ। उस मिसयूज ने फिर से ऐसी हालात को पैदा किया कि जिसके लेकर के दूसरों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मैं तेजस्वी जी आपके पास फिर से एक बार आना चाहता हूं इस सवाल को लेकर के। डॉक्टर एसपी वैद साहब ने भी कहा कि वो पॉलिसी उस वक्त की जरूरत थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ था। देखिए ये मिसयूज था जिसने ये हालात पैदा किए, और जो मुतासरा जो लोग हैं, प्रभावित लोग, उनके ऊपर कम खबरगिरी की गई, और जो टेररिस्ट के नाम पर उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उनको आप पैसे भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, और उनके बच्चों को भी दे रहे हैं। देखिए विशाल, पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी की एज को लेकर ये कहना कि आप तब पैदा नहीं हुए थे, आप कमेंट नहीं कर सकते, वो थोड़ा गलत होगा। क्योंकि पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती तो शेख अब्दुल्ला के बारे में बात करती हैं, तो ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि हर एक सिटीजन बात करने कि हम किसी को थर्ड रेट नजर करते हैं। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैंने आपको टोका नहीं ना बात करनी है। देखिए तेजिंदर सिंह जी, अगर आप इसको रियलाइज करें, दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि उनको थर्ड रेट नजर से देखा जाता था। आप चॉइस ऑफ वर्ड्स पे एतराज कर सकते हैं, बट ये कहना है कि किसी की एज थोड़ा सा वो पर्सनल हो जाता है। हालांकि इल्तिजा जी इस डिबेट में नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि उनकी, मैंने कई ऐसी स्पीचेस और ट्वीट्स देखे हैं जहां पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में बात करती हैं। तो चलिए, वो दैट हैविंग सेड सो, अब जैसे मेरे बेटे जैसा है, ये मेरे बेटे जैसा है, ही इज यंग, इट्स नॉट दैट। वो देखिए, मैंने इस पर कोई हमला नहीं किया, खुदा ना खास्ता, डिबेट में। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि चूज योर वर्ड्स सिलेक्टिवली। देखिए करंट टॉपिक पे आते हैं। तौसीफ साहब प्लीज वन मैं फिर आपको मौका दूंगा बोलने के लिए। लेट कंप्लीट जी। हाँ, जैसे वैद साहब ने कहा, देखिए उस वक्त ऐसी पॉलिसीज लाई गई क्योंकि टेररिज्म जो था पीक पे था, लेकिन उन कई पॉलिसीज ने बैकफायर किया। वैद साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि एक पॉलिसी लाई गई थी रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की, जिसमें सरकार का ये डिसीजन था कि जो पीओके में बैठे हुए आतंकवादी हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आए, और उन्हें जो उस वक्त की मौजूदा सरकार थी वो उन्हें मेन स्ट्रीम में लेगी, वो उन्हें सरकारी नौकरियां देगी। शायद उस वक्त 15 लाख रुपए का ये भी कहा गया था कि आपके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा और जो वेपन आप लेकर आएंगे उसका पैसा भी मिलेगा। ये हीलिंग टच पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तब उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर थे, ये उनकी सरकार की पॉलिसी थी। देखिए तब जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो सब खड़ी हुई और सब ने उस पॉलिसी को ये कहा कि आतंकवाद को घटाएगा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उन हार्डकोर आतंकवादियों को जो रेडिकलाइज हो चुके हैं पाकिस्तान में, आप तो उनको सेफ पैसेज दे रहे हैं आने के लिए। कई लोग यहां पर आए, उन्होंने मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया और फिर से रिसाइकल होके वो टेररिस्ट बन गए। तो ये पॉलिसियां काफी डेंजरस थी। देखिए मैं अभी देखिए जिस तरह से हमारे कई लोग ये कह रहे हैं कि जो रियल टेरर विक्टिम्स थे उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। अगर आज कोई ये बात कह रहा है कि मेरे बाप को 2005 में आतंकवादियों ने मारा था, 20 साल के बाद उसे आज नौकरी मिल रही है, तो फेलियर कहां है? बिल्कुल, मैंने वही सवाल उठाया था कि इसका मतलब ही है, अगर कोई भी ये कहता है कि ये होना चाहिए तो उस वक्त नहीं हुआ। तो मैं, क्योंकि वक्त कम है, डॉक्टर एसपी वैद साहब मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इसको एक कंक्लूजन तक ले जाएं कि क्या ये स्टेप बाय स्टेप इट वाज नीडेड, मिसयूज हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब जो पॉलिसी है ये किस हद तक फायदा पहुंचा रही है, और इसका भी तो क्या कहीं यूज या मिसयूज नहीं होगा। तो आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं थोड़ा इख्तिसार के साथ, वैद साहब। देखिए ऐसा है कि जो किसी के फादर को मार दिया गया 2000 में, तो उसका बच्चा उस वक्त जो है वो 5 साल का था या 10 साल का था, वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसको जब तक 18 साल उम्र नहीं हो जाती और वो मैट्रिक पास नहीं हो जाता, उसको आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते।
तो इस तरह से बहुत सारे परिवार छूट जाते थे जिनको अपॉइंटमेंट अब नहीं दे पाते थे उस वक्त। और हालांकि निर्देश होता था डिप्टी कमिश्नर्स को कि एक फैमिली मेंबर को जॉब देना है, तो ऐसी स्थिति में अगर वाइफ विलिंग नहीं है जॉब करने के लिए तो परिवार को सपोर्ट नहीं मिलती थी। तो अब ये जो पॉलिसी है इसमें जो पुराने लोग भी हैं उनको भी कवर किया जा सकता है। जो हालांकि उस वक्त सपोर्ट चाहिए होती थी इमीडिएटली जब परिवार का एक कमाने वाला आदमी जो है वो मारा जाता था, जी, चला जाता है, उस परिवार की क्या दिक्कतें होती जी, परिवार की क्या दिक्कतें होती हैं वो वही परिवार जानता है। तो अब इससे उनकी परिवार में अगर उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को, उनकी किसी को भी जॉब मिलेगा तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। उनको लगेगा कि हमारे परिवार के फादर ने अगर देश के लिए जान दी है तो हमारा ध्यान भी भारत की सरकार रख रही है। बिल्कुल। अब ये वजाहत पे एकदम छोटा सा कमेंट आपको लेना चाहता हूं, वक्त बहुत कम रह गया है। अब छोड़ दी किसने क्या कहा, हमें इससे फायदे बताइए, कितना फायदा मिल पा रहा है इसका वजाहत? सर आज के टाइम पे मैं एक गांव का नाम दूंगा सर, कुपवारा, दर्दपुरा कुपवारा, जिसको कहते हैं सर विलेज ऑफ विडोज। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 वहां पे विडोज है, हाँ। जो कि टोटली टेरर विक्टिम्स है सर। आज तक कोई स्टेट हेड वहां पे नहीं गए उनसे बात करने के लिए आपके साथ क्या हुआ। अप्रोक्सीमेटली 300 वहां पे विडोज रह रहे सर, आज तक किसी ने बात नहीं की। एंड एडिशनली मैं बात करूंगा कि तौसीफ साहब ने बोला था कि दैट थर्ड ग्रेड, मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया सर। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज जिनको मारा गया और उनको जमीन भी नसीब नहीं हो कि उनको दफनाया जाए जी। तो ये एक्सेप्टेंस थी इनकी सर। तो दिस इज हाउ आज के ऐसे टेरर विक्टिम्स को, जिनको आज इज्जत मिल रही है, जिनको आज डिग्निटी मिल रही है, जिनको आज रिहेबिलिटेट किया जाता है, इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई काम है सर। चलिए, अब मैं बहुत माजरत के साथ अच्छा फैज साहब कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, वक्त बहुत कम है साहब, जी बोल दीजिए फैज साहब। देखिए ऐसा है कि हाँ। मैंने वो समय भी 90 में देखा है। हाँ। मेरे डिप्टी एसपी कदीर शाह को टेररिस्टों ने 1990 में मार दिया। मैं उसकी बॉडी लेके गया बारामूला, दफनाने के लिए जगह नहीं दी गई, एक वक्त वो भी था। एब्सोल्युटली सर, एग्री। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तौसीफ भाई, तौसीफ साहब एक छोटा सा कमेंट आपका जल्दी से, बिल्कुल हम लोग रैप कर रहे हैं इसको। हाँ, हकदारों को हक मिल रहा है ना फिलहाल, कम से कम नहीं, ये बहुत अच्छा है कि ये बहुत ज्यादा वेलकम स्टेप है। बट हमारा इसमें ये मानना है कि आपके चैनल के प्लेटफॉर्म की वजह से मैं ये बोलना चाहता हूँ, वहां से ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें दोनों तबकों को भी लिया जाए। जो मिलिटेंसी से, जितने भी लोग मिलिटेंसी से ग्रस्त हैं, जितने भी लोगों का नुकसान मिलिटेंसी की वजह से हुआ है, हाँ, ठीक है, रेस्पेक्टिव के कैसे हुआ है, क्या हुआ है, या कोई फैमिली मेंबर इसके साथ जुड़ा हुआ था, बट जिसका नुकसान हुआ है वो सारे कंपनसेट हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। और आप देख रहे थे न्यूज़ 18 JKLH प्राइम डिबेट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आप बने रहें JKLH के साथ। हमें दे इजाजत।